बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैटर एंड इट्स टाइप्स। आज का लेक्चर जो है हमारा वो सब्सटेंस की टाइप्स पर बेस करता है, जो कि हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, तो एलिमेंट्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ओल्ड डेफिनेशन के लिहाज से कि पहले ज़माने में एलिमेंट्स को किस नज़रिए से देखा जाता था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। एलिमेंट्स वर द सब्सटेंसेस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। अब इस डेफिनेशन से क्या मुराद है कि एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, पीसेस में डिवाइड उन्हें नहीं कर सकते, केमिकल प्रोसेस से भी ये डिवाइड नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, पहले ज़माने में ऑल टाइम्स पे एलिमेंट्स को इसी तरह से देखा जाता। जैसे जैसे इन्वेंशंस होती गई, डिस्कवरीज होती गई, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उन्हें मॉडर्न डेफिनेशन मिली कि एलिमेंट्स सिर्फ ये नहीं होते कि उनको सिर्फ डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, इसके अलावा और भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो स्टूडेंट्स, मॉडर्न दौर के लिहाज से जो मॉडर्न डेफिनेशन है हम उसकी तरफ मूव करते हैं। एलिमेंट्स इज द सब्सटेंस मेड अप ऑफ। एलिमेंट्स वो सब्सटेंस है जो कि बना होता है सेम टाइप्स ऑफ एटम, मतलब इसमें सेम टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। अगर आप कोई भी एलिमेंट लें, ऑक्सीजन लें, हाइड्रोजन लें, कोई सा भी एलिमेंट लें पीरियोडिक टेबल से, उसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो उसके अंदर एटम सेम टाइप्स के प्रेजेंट होंगे। ये नहीं होगा कि एक एटम का साइज और होगा, दूसरे का साइज और होगा, एक के वैलेंस शेल में और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे के वैलेंस शेल में कोई और इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा नहीं होता। सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम शेप, सेम साइज होता है और सेम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो है हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, मतलब उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सेम होता है। जाहिर सी बात है कि फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा है कि एटम्स सेम टाइप्स के होते हैं। जब एटम्स सेम टाइप्स के होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, ऑब्वियसली उनका एटॉमिक मास भी सेम होगा। इस तरह से कोई भी एलिमेंट आप अगर ले लें तो उसको देखेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर और मास आपको सेम ही लगेगा तमाम एटम्स में। ये नहीं होगा कि एक का अगर एटॉमिक मास ऑक्सीजन का अगर लेने आप एलिमेंट, तो ये नहीं होगा कि एक एटम जो होगा ऑक्सीजन का उसको आपको लग रहे होंगे एटॉमिक नंबर 8 लग रहा होगा और दूसरे का 16, या इस तरह से एटॉमिक नंबर 8 ही रहेगा। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 है तो वो 16 ही रहेगा सब। तो लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं डेफिनेशन के लिहाज से। इट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स। ये ऑल टाइम्स वाली डेफिनेशन वाली ही बात आ गई है कि एलिमेंट्स को जो है हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, केमिकल प्रोसेस से भी हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड आउट ऑफ विच 92 अकर्स नेचुरली। साइंटिस्ट ने 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं और उसमें से आर्टिफिशियली भी बनाए गए हैं लैब्स में, और 92 एलिमेंट्स इतने हैं जो कि नेचुरली हमारे प्रेजेंट होते हैं, कुदरती तौर पर प्रेजेंट होते हैं। बाकी जो 92 से अगर आप 118 से अगर आप 92 को माइनस करें, जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो होंगे आर्टिफिशियली फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किस तरह से उसको डिवाइड कर दिया गया है। डिवीजन कहते हैं इसको, कि एलिमेंट्स को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है टाइप्स में, वो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सी ऐसी बेसिस हैं? फिजिकल स्टेट्स ऑफ द एलिमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। अभी क्या मतलब है कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स? फिजिकल स्टेट्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि मैटर जो है 4 फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं मैटर की स्टेट वो 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इन 3 स्टेट्स की बेसिस पे हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स में। और सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स है, उसमें हम देखते हैं कि मेटल, नॉन मेटल्स के लिहाज से हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स की तरफ। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि मैंने जैसे कि आपको भी बताया कि मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस में ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स जो है, हम उसमें एलिमेंट्स को सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स में
जो है इस बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। क्या कहा जा रहा है कि मेजॉरिटी, ज़्यादातर जो हम एलिमेंट्स देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं या प्रोडक्ट टेबल में आप एलिमेंट्स देखें, ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होंगे, उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी। जैसे कि आगे एग्जांपल दी गई है सोडियम, सोडियम आप देख लें वो भी सॉलिड में, सॉलिड फॉर्म में होता है। अब आप जिंक देख लें वो भी सॉलिड फॉर्म में है, नीचे आपको इमेजेस शो हो रही होंगी। गोल्ड देख लें वो भी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये तीनों जो एग्जांपल दी हैं ये तीनों सॉलिड फॉर्म में होती हैं। सिर्फ ये तीनों ही नहीं, बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट, ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड में। मैंने आपको सिर्फ 3 एग्जांपल दिए हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं, फ्यू एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में। अब हम देख लेते हैं उनकी एग्जांपल्स, Hg मरकरी एंड Br ब्रोमीन। अब मरकरी जो आपको थर्मामीटर में भी यूज होता है मरकरी, और ब्रोमीन भी एक एलिमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेस। कुछ एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करती हैं जो कि है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं। पीरियोडिक टेबल आप देखें तो उसमें आपको कई एग्जांपल्स मिल जाएंगी, बहुत सारी एग्जांपल मिल जाएंगी कि एलिमेंट्स सॉलिड्स में जो एग्जिस्ट करते हैं, जो लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं एंड जो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज की जानिब। जी स्टूडेंट्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज की बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है। अबाउट 80% एलिमेंट्स आर मेटल्स। अब मेटल नॉन मेटल्स होते हैं, और थर्ड फॉर्म हम डिस्कस करेंगे जो कि मेटालॉइड्स होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स मेटल्स में, मोस्टली मेटल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मेटल क्या होता है? अब मेटल वो होता है जिसकी सरफेस शाइनी होती है, जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो आयरन एंड गोल्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सम एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। कुछ एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स अब कौन से होते हैं? बिल्कुल मेटल्स के ऑपोजिट होते हैं। मेटल्स की क्या होती है? शाइनी सरफेस होती है, जैसे कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा इमेज आयरन, इसकी देखें सरफेस शाइनी है। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इनकी डल सरफेस होती है, शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं होती, और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इनमें से कंडक्ट नहीं कर सकती। इनकी एग्जांपल में देख लेते हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन। अब नीचे आपको कार्बन नजर आ रहा होगा, ये असल में ग्रेफाइट है, कार्बन की ही फॉर्म। तो ये भी नॉन मेटल ही है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, और आप इसकी सरफेस भी देख सकते हैं कि बिल्कुल भी शाइनी नहीं है, बिल्कुल डल सरफेस है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम ये पॉइंट देख लेते हैं, सम एलिमेंट्स आर मेटालॉइड्स। अब मेटालॉइड्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स which have both the properties of metals and non-metals. For example, bismuth and arsenic. स्टूडेंट्स, अब मेटालॉइड्स को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि मेटालॉइड्स होते क्या हैं। मेटालॉइड्स वो होते हैं जिनमें बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि बिस्मुथ देख रहे हैं, मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है कि वो करता है शाइनी सरफेस होता है, और क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब बिस्मुथ को ही आप देख लें, इसकी सरफेस क्या नजर आ रही है आप सबको? शाइनी सरफेस, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो ये नॉन मेटल्स में हो गया, और शाइनी सरफेस की वजह से इसकी रिजेम्बलेंस होगी मेटल से। इस तरह आर्सेनिक को देख लें, वो भी इसी तरह ही मेटालॉइड है। तो मेटालॉइड वो होते हैं जिसकी मेटल और नॉन मेटल्स दोनों की तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो स्टूडेंट्स हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करने लगे हैं सिंबल को। अब सिंबल जो है, इससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे कि आप हर चीज़ का शॉर्टकट देखते हैं, उसको आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए हर चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में आप लोग कर देते हैं। तो इस तरह साइंटिस्ट ने भी अपनी आसानी के लिए एलिमेंट्स को सिंबल दे दिए उनको शॉर्ट करने के लिए। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। सिंबल्स आर द एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। अब सिंबल क्या होते हैं? एलिमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए साइंटिस्ट ने एक वे डिस्कवर किया
जिसको हम सिंबल कहते हैं। सिंबल के ज़रिए हम एलिमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि सिंबल को हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं। जैसे कि सिंबल्स कुछ एलिमेंट्स के इंग्लिश में होते हैं, कुछ एलिमेंट्स के लैटिन में होते हैं, कुछ एलिमेंट्स के ग्रीक में और कुछ एलिमेंट्स के जर्मन में। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगी सोडियम की। जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं सोडियम एलिमेंट को, सोडियम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन अगर आप इसके सिंबल को देखें तो साइंटिस्ट ने इसका सिंबल लैटिन लैंग्वेज में दिया हुआ है। लैटिन लैंग्वेज जो कि है Na मीन्स नाइट्रियम। नाइट्रियम जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज का है, लेकिन सोडियम और नाइट्रियम का मीनिंग सेम है, इस वजह से साइंटिस्ट ने इनकी आसानी के लिए इसको Na का सिंबल दिया है। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंबल अगर वन लेटर हो, सिंपल वन लेटर, तो उसको हम कैसे राइट करेंगे। अगर सिंबल सिर्फ वन लेटर का वर्ड है तो उसको हम हमेशा कैपिटल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H होगा, तो H जब उसका सिंबल वन लेटर है तो हम हाइड्रोजन का H का सिंबल हमेशा कैपिटल ही लिखेंगे। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, नाइट्रोजन, वो भी इसी तरह ही है, N उसका सिंबल है और N वन लेटर वर्ड है तो उसको हम कैपिटल ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि अगर सिंबल्स टू लेटर का वर्ड होगा तो उसे हम किस तरह से लिखेंगे। अगर टू लेटर का होगा सिंबल, टू लेटर सिंबल होगा तो हम उसको ऐसे लिखेंगे कि उसका फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल एंड सेकंड विल बी ऑलवेज स्मॉल। सो एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम में दो लेटर्स यूज हुए हैं इसके सिंबल में, तो C जो फर्स्ट वन लेटर है इट विल बी ऑलवेज कैपिटल, तो C को हमेशा कैपिटल लिखेंगे, A को हमेशा स्मॉल ही लिखेंगे सेकंड लेटर को। इसी तरह दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है क्लोरीन की, उसमें भी C हमेशा कैपिटल होगा और सेकंड वर्ड हमेशा स्मॉल ही होगा। देन स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स, के सिंबल का क्या फ़ायदा है। ऑल द एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स। अब सिंबल्स हमने क्यों रखी हैं? एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशंस के लिए। एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के जरिए। अपनी आसानी के लिए एलिमेंट्स को हम लोगों ने सिंबल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड को। अब कंपाउंड क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ सब्सटेंस, ये भी एक सब्सटेंस है, मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, जो कि केमिकली कंबाइन होती हैं एक दूसरे से इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब कि कंपाउंड कैसे बनता है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशो में। उनका एक फिक्स्ड रेशो होता है, एक प्रॉपर उनका मैस होता है, एक प्रॉपर उनका अमाउंट होता है, तभी जाकर हमारे पास कंपाउंड बनता है। अगर कोई एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और उनका रेशो सेम ना हो, जो रेशो उनको चाहिए कंपाउंड, वो स्पेसिफिक कंपाउंड बनाने के लिए, तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा। किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए उसकी एक स्पेसिफिक रेशो होती है, उस रेशो से अगर बाहर निकला जाए तो वो कंपाउंड नहीं बनता। जी स्टूडेंट्स, तो हम अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एलिमेंट्स लूज देयर own added properties and produce a new substance or a compound that have entirely different properties. अब जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उस एलिमेंट से टोटली डिफरेंट होती हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको नीचे देना चाहूँगी एक कंपाउंड की मदद से। जैसे कि ये जो बीकर में लिक्विड है, आप सपोज कर लें कि ये है वाटर H2O। अब वाटर जब नहीं बना था तो ये एलिमेंट्स थे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि गैसियस स्टेट में थे। इनकी प्रॉपर्टीज टोटली अलग थी। जब इन्होंने आपस में केमिकली कंबाइन हुए एक फिक्स्ड रेशो में
तो इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज होगी, एक बिल्कुल न्यू कंपाउंड बन गया जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट थी, जो कि लिक्विड स्टेट में है, वाटर। अब वाटर की प्रॉपर्टीज और गैस की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जब कोई भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके केमिकली कंबाइन करते हैं और जब वो एक बिल्कुल नया सब्सटेंस कंपाउंड बना देते हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देते हैं और बिल्कुल ही एक न्यू कंपाउंड बना देते हैं जिसकी टोटली पिछले एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी H2O की। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अब इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि कंपाउंड्स को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। मिक्सचर्स को हम ब्रेक डाउन कर सकते फिजिकल मेथड से, लेकिन कंपाउंड को हम फिजिकल मेथड से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अभी पीछे हमने पढ़ा एलिमेंट्स को कि वो केमिकली मेथड से नहीं डिकम्पोज हो सकते, लेकिन कंपाउंड जो हैं वो केमिकल मेथड से डिकम्पोज हो सकते हैं, उनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड से उनको डिकम्पोज करना नामुमकिन है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। सबसे पहले एग्जाम्पल हम देखेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की। अब ये कैसे बनता है जब कार्बन एंड ऑक्सीजन केमिकली एक दूसरे से कंबाइन करते हैं एक स्पेसिफिक रेशो से। अब वो रेशो है 12:32। अब ये 12:32 कहाँ से आ गई स्टूडेंट्स? ये ऐसे आई कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो कार्बन का एक एटम है तो उसका एटॉमिक मास हमने लिख दिया 12 रेशो। अब ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 32। तो इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो आया 12:32। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 3:8 आता है। तो स्टूडेंट, अगर इस रेशो से हटेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। 12 रेशो हमारे पास कार्बन और 32 रेशो हमारे पास ऑक्सीजन होगा, या 3 रेशो हमारे पास कार्बन 8 रेशो ऑक्सीजन होगा, तभी हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, वो है वाटर की, जो मैंने आपको अभी पहले दी। वाटर जो है वो भी जब केमिकली कंबाइन करता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकली जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता है H2O। इसी तरह हम इसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन के इसमें 2 एटम्स हैं एंड ऑक्सीजन का 1 एटम है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और हाइड्रोजन के पास इस कंपाउंड में हैं 2 एटम्स। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 रेशो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। 2:16 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8 आपके पास आ जाता है। तो ये है फिक्स्ड रेशो, इससे अगर हटेंगे तो हमारे पास वाटर प्रिपेयर नहीं होगा। 1:8 ये फिक्स है H2O के लिए और 3:8 फिक्स है CO2 के लिए। आई होप तो स्टूडेंट आपको ये रेशो फिक्स रेशो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स की टाइप्स। कंपाउंड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम आयनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं आयनिक कंपाउंड्स को। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आयन से मिलकर बनते हैं। आयन्स पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं। ये एटम्स होते हैं बेसिकली जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। ये चार्ज इनके ऊपर क्यों आ जाता है? इसलिए आता है, ये एटम्स खुद को स्टेबल करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए गेन और लूज करते हैं, जिसकी वजह से इन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। और फिर ये आयन्स जो बन जाते हैं इस तरह गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं। इनकी बॉन्डिंग के नतीजे में जो कंपाउंड हमारे पास बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। देन स्टूडेंट्स,
आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते मॉलिक्यूलर फॉर्म में। क्यों नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट? क्योंकि उनका जो एटम होता है उनके ऊपर चार्ज होता है। अब सेम चार्ज एटम जब एक दूसरे से बॉन्डिंग करेंगे, जो कि हो ही नहीं सकती, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज से बॉन्डिंग करेगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, आप सभी जानते हैं क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में होता है, और उनका हर जो कॉर्नर होता है उसके ऊपर ऑपोजिटली चार्ज होता है। ऑपोजिटली चार्ज मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। देन स्टूडेंट्स, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो ऑपोजिटली चार्ज आयन से मिलती है। तो जब ऑपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो एक पॉजिटिवली चार्ज आइटम है, एक नेगेटिवली चार्ज है। जब एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे तो इनका जो बॉन्ड होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज जो आइटम होता है वो अपोजिटली चार्ज जो होता है उसका, जैसे कि नेगेटिव चार्ज, तो उसको बहुत ही अपनी फुल एनर्जी के साथ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इनको ब्रेक डाउन करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई होता है, क्योंकि इन्हें इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता इनकी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से। देन स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है फार्मूला यूनिट्स। देन स्टूडेंट अब मूव करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं हम NaCl की एग्जांपल। अभी आप इसमें देखें कि ब्लू कलर जो है वो शो कर रहा है क्लोरीन को, जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और रेड कलर जो है वो शो कर रहा है सोडियम को, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब देखें एक साइड पे ब्लू कलर है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और दूसरी साइड पे बीच में इसके है पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरह ये पॉजिटिव सोडियम दूसरे वाले नेगेटिव क्लोरीन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये ऑपोजिटली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे 3 डायमेंशनल शेप कैसी होती है। ये आपको एरो दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर से आप देखें यहाँ से ये शेप, ये वाली और ये आगे वाली, ये होती है 3 डायमेंशनल शेप। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, ये 3 डायमेंशनल शेप होती है। तो NaCl का स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि आप पजल बॉक्स देखते हैं, उसको आप एग्जांपल बना लें तो बिल्कुल उसी तरह से ही होता है सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। इसी तरह उसमें आयंस एक दूसरे के साथ मिलके बॉन्डिंग की होती है उन्होंने, और अपोजिटली चार्ज इसी तरह आप देखें कि एक दूसरे को इस तरह से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं KBr की, पोटाशियम ब्रोमाइड की। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये आप सपोज कर लें कि ये ब्लैक में शो हो रहा है, ये आप सपोज कर लें कि ये है पोटाशियम, और ये जो ग्रे में शो हो रहा है ये आप सपोज कर लें कि ये ब्रोमाइड है, ब्रोमियम है। तो ये ब्रोमियम नेगेटिवली चार्ज है, ये पोटाशियम ब्लैक में अगर आप देखें तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल है, एटम है, ये नेगेटिवली चार्ज ब्रोमियम को अट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरी साइड पे अगर आप दूसरे कॉर्नर पे देखें तो वो भी नेगेटिवली चार्ज ब्रोमियम ही है, और बीच में इनके पॉजिटिवली चार्ज पोटाशियम है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस तरह से, बीच में पॉजिटिव है और एक दोनों साइड्स पे नेगेटिव है। तो इनकी इसी तरह ऑपोजिटली चार्ज अट्रैक्शन की वजह से इनका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो स्टूडेंट्स अब कोवलेंट कंपाउंड की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स होते क्या हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स असल में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। एक अगर एटम है उसके पास अगर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी वो जब बॉन्डिंग करता है हाइड्रोजन से CH4 बनाने के लिए तो वो शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। वो आप पूरा डोनेट नहीं कर देता अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वो शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देता है हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ,
ठीक है। जब वो ऐसे शेयरिंग करता है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग बनती है उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और उस बॉन्डिंग के नतीजे में जो कंपाउंड हमारे पास बनता है उसे हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। सो स्टूडेंट्स, अब जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में। क्यों एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में? क्योंकि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, आयन से नहीं बनते, तो वो इजीली मॉलिक्यूल बना सकते हैं और वो इजीली मॉलिक्यूलर फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करते हैं। देन स्टूडेंट्स, कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से होता है क्योंकि उनकी, मैंने आपको बताया कि आयंस होते हैं, अट्रैक्शन होती है ऑपोजिट चार्जेस की। इसमें कोई ऑपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन नहीं होती, इसमें सिंपल शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, तो इसकी वजह से इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। देन स्टूडेंट्स, कोवलेंट कंपाउंड्स का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है एक दूसरे के साथ में वो भी वीक होती हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ लिक्विड्स में एग्जिस्ट कर लेते हैं। जैसे H2O है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो कोवलेंट कंपाउंड है। इसी तरह और अगर कोई एग्जांपल ले लें तो वो गैसियस स्टेट में भी कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे CH4 के भी मैंने आपको बताया वो मीथेन होता है, वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, कोवलेंट कंपाउंड्स का जो जिनका हाई मॉलिक्यूलर मैस होता है, मैस मतलब उनका अमाउंट, उनका मॉलिक्यूलर अगर अमाउंट मैस उनका ज़्यादा हाई होता है, अगर हाई हो तो वो सॉलिड्स फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कम ही होता है। ज़्यादातर वो गैस और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनकी आपस में अट्रैक्शन कम होती है। अट्रैक्शन किस वजह से ज़्यादा होती है? वो तब ज़्यादा होती है जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। शेयरिंग में इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होती, तो इससे इनकी वीक फोर्सेस होती है। देन स्टूडेंट्स, जो हमने पीछे पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड को तो हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोवलेंट कंपाउंड को जो रिप्रेजेंट करने का फार्मूला है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हम देखते हैं HCl। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं। इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है और क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। तो ये आपस में शेयरिंग करके बना देते हैं एक कंपाउंड जो कि कोवलेंट कंपाउंड है, जो कि ये इनकी कोवलेंट बॉन्डिंग के नतीजे में बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। CH4, ये है मीथेन। अब इसमें देखें, कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, वो कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है। इसी तरह सारे हाइड्रोजन करते हैं। और कार्बन क्या करता है? कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब वो इनके 1-1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता है, जो कि 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे। अब इसे शेयरिंग करके हाइड्रोजन भी स्टेबल और कार्बन भी स्टेबल। इस तरह से हमारे पास बन जाता है CH4, जो कि गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं H2O की, जो कि हमारी डेली लाइफ से एग्जांपल है। अब H2O में ये ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 1 होते हैं। इसी तरह ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से शेयरिंग करता है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, और ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट करने के लिए, मीन्स उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये इसके साथ करता है शेयरिंग। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क मी इन कमेंट्स बिलो। सो स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।